everyone, welcome back to the channel. This is Jessukate. I welcome you all to the new unit of Economy of Colonial India, and the unit is unit number 4. The name of unit number 4 is Evolution of State and Financial Market. ये यूनिट बेसिकली एक क्वेश्चन का आंसर करती है. क्या है वो क्वेश्चन? हाउ डिड द ब्रिटिश मैनेज मनी, टैक्सेस, बैंकिंग एंड फाइनेंस इन इंडिया. क्योंकि कॉलोनियल, अगर हम पूरे सब्जेक्ट के नाम में देखें ना, तो वो है कॉलोनियल इंडिया. मतलब वो टाइम जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए थे. तो ब्रिटिशर्स ने आके जो भी चीज़ें करी ना, हम बेसिकली पूरे सब्जेक्ट में वही पढ़ रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे हम समझने हैं कि अब ब्रिटिशर्स आए, इंडिया में आए, तो सरकार भी उनकी आ गई थी. ऑब्वियस सी बात है, बहुत सी चीज़ें वो मैनेज करते होंगे. तो ये ब्रिटिश ने हमारे यहाँ पे आके पैसे, टैक्सेस, बैंकिंग और बेसिकली फाइनेंस, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया. तो याद रखो कि ब्रिटिश not only control land and trade, they also control government finances, taxes, currency, banking system, public expenditure. जब ब्रिटिश यहाँ पे आए तो आपको क्या लगता है, क्या ब्रिटिश ने सिर्फ ज़मीन और व्यापार पे ध्यान दिया? बिल्कुल नहीं. उन्होंने मतलब ऑलमोस्ट सब चीज़ों पे ले लिया सामान. गवर्नमेंट, सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं, जो भी पैसों से रिलेटेड लेन देन है, उन सब पे कंट्रोल ले लिया. जो भी टैक्सेस दिए जाते हैं, इवन करेंसी, बैंकिंग सिस्टम, और जो पब्लिक पे एक्सपेंडिचर होना है, पब्लिक एक्सपेंडिचर जो भी है, वो सब चीज़ों पे कंट्रोल ले आए. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक के फाइनेंस की. सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक से बात करते हैं. पब्लिक फाइनेंस क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस का मतलब है हाउ द गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी एंड स्पेंड्स मनी. मतलब सरकार कैसे पैसा कलेक्ट, इकट्ठा करती है और कैसे पैसे को खर्च करती है, उसको कहते हैं पब्लिक फाइनेंस. मतलब पब्लिक पे कहीं ना कहीं पब्लिक का फाइनेंस जो है, कि पब्लिक से कलेक्ट कैसे कर रही है, पब्लिक पे स्पेंड कैसे कर रही है. ठीक है, थिंक ऑफ इट एज द गवर्नमेंट्स बजट. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि गवर्नमेंट का अपना कोई बजट होता होगा ना, खर्चा वगैरह. अब गवर्नमेंट के रिवेन्यू के सोर्सेज क्या क्या है, मतलब सरकार को जो पैसा मिलता है वो कहाँ कहाँ से मिलता है. द कॉलोनियल गवर्नमेंट अर्न मनी मेनली थ्रू लैंड रिवेन्यू. कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी, यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आ चुकी थी, उसने बेसिकली पैसा कहाँ कहाँ से अर्न करती थी. तो वो मेनली पैसा कहाँ से अर्न करती थी? लैंड रिवेन्यू से. ये तो देखो चैप्टर्स जब अपना ये स्टार्ट हुआ है ना सब्जेक्ट, वहीं से आप लैंड रिवेन्यू को अपने दिल से लगा लो, क्योंकि लैंड रिवेन्यू से ये तो पूरी स्टोरी स्टार्ट होती है. क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान कौन थे? किसान थे. किसान कहाँ काम करते हैं? ज़मीन पे. ज़मीन ही तो उनकी मेन जड़ थी. उनकी गरीबी क्यों आई? ज़मीन की वजह से. उनके ऊपर कर्जा क्यों आया? ज़मीन की वजह से. वो अपना खाना पानी क्यों नहीं कर पाते थे? ज़मीन की वजह से. जड़ ही ज़मीन है यहाँ. लैंड रिवेन्यू से सबसे ज़्यादा उनको क्या मिलता था? इनका सोर्स था पैसा कमाने का. ये सबसे बड़ा सोर्स था उनका. फार्मर्स पे टैक्सेस ऑन लैंड, क्योंकि जो किसान थे उन्होंने अपनी ज़मीन पे भी टैक्सेस भरने पड़ते थे. दूसरा है कस्टम ड्यूटीज़, टैक्सेस ऑन इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स. जब इम्पोर्ट, कोई सामान इंडिया में आ रहा है, कोई सामान इंडिया से जा रहा है, तो जो उस पर टैक्सेस लगते थे, दैट आर कस्टम ड्यूटीज़. उससे भी जो रिवेन्यू मिलता था वो भी एक सोर्स था. थर्ड है एक्साइज ड्यूटीज़, टैक्सेस ऑन सर्टेन गुड्स प्रोड्यूस्ड विद इन इंडिया. मतलब कुछ ऐसे स्पेसिफिक गुड्स, सब नहीं, कुछ गुड्स जो इंडिया में ही बनते हैं, उनके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं वो है एक्साइज ड्यूटीज़. वो भी एक रेवेन्यू का सोर्स था. और बहुत से अदर टैक्सेस, इनके पास कमी नहीं है टैक्सेस की. अब तो जीएसटी वगैरह, पर पहले तो बहुत पुरानी बात कर रहे हैं हम. तो बहुत सी फीस, बहुत से चार्जेस हैं, तो इनके पास कमी नहीं है पैसा हड़पने की. तो ये सब चीज़ें क्या थी, जहाँ से पैसा उनको कलेक्ट हो रहा है. अब अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट के खर्चे की, तो गवर्नमेंट जो है पैसा कहाँ स्पेंड करती थी? एडमिनिस्ट्रेशन पे. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? जो चीज़ें संभालने वाला एक टास्क है, कैसे चलेगी चीज़ें, गवर्नमेंट जो संभालती है, वो इट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन. आर्मी पे, पुलिस पे, रेलवेज़ पे, पब्लिक वर्क्स पे, ये सारी जगह वो है जहाँ पे गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है. अब इसका एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्रिटिसिज्म है. क्रिटिसिज्म मतलब जहाँ पे हम कहेंगे कि तो ऐसी चीज़ है. देखो, नेशनलिस्ट लीडर्स आर्ग्यूड दैट टू मच मनी वाज स्पेंट ऑन
administration, military purposes, and too little on education, health, welfare. नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं, जो नेशन के लीडर्स थे, उन्होंने ये बोला, आर्ग्यू किया कि भाई बहुत ही कम पैसा इन लोगों ने हमारी पढ़ाई पे, हमारे हेल्थ पे, हमारे वेलफेयर पे खर्च करा, और ज़्यादा पैसा इन लोगों ने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के पर्पसेस के लिए करा। जो ये चीज़ें खुद संभाल रहे हैं उस पर इन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च करा, जो मिलिट्री है, फोर्स है, उस पर पैसा खर्च करा। पर जो चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या आपको नहीं लगता कि पढ़ाई एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है? हेल्थ से ऊपर क्या चीज़ हो सकती है? अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप वर्क कैसे करोगे? हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पे पैसा खर्च होना चाहिए, इस पे बहुत कम पैसा खर्च करा। हमारे वेलफेयर पे, हमारे अच्छे के लिए उस पर बहुत कम पैसा खर्च किया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म निकल के आता है कि बताया तो जाता है कि गवर्नमेंट को यहाँ स्पेंड करना चाहिए, बट ऐसा करा नहीं। सेकेंड है फिस्कल सिस्टम। फिस्कल सिस्टम का मतलब क्या है? फिस्कल सिस्टम रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। सरकार की ऐसी पॉलिसीज जो टैक्सेशन से रिलेटेड हैं और जो पब्लिक पे खर्चा होता है उससे रिलेटेड है। सिंपली अगर हम बात करें, हाउ द गवर्नमेंट रेजेज मनी एंड यूजेज इट। फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या है? कैसे जो गवर्नमेंट है वो पैसा रेज करती है, इकट्ठा करती है और उसको यूज़ करती है। अब कॉलोनियल फिस्कल पॉलिसी क्या थी? इनका मेन ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर ये होता था कि इनको बस पैसा कलेक्ट करना है, रेवेन्यू कलेक्ट करना है। वेलफेयर से ज़्यादा इनका क्या ध्यान होता था? वेलफेयर तो बाद में देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं, पर इनका होता था पहले पैसा तो इकट्ठा कर लो। इनका ज़्यादा ध्यान उसी पे लगा रहता था, हर चीज़ में इनके यही चल रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, हाई लैंड टैक्सेस वर इम्पोज्ड बिकॉज द गवर्नमेंट वांटेड रेवेन्यू। द फोकस वाज नॉट नेसेसरली ऑन इम्प्रूविंग फार्मर्स लाइव्स। अब इन्होंने इतने ज़्यादा हाई टैक्सेस लगा दिए थे गवर्नमेंट ने, किसके ऊपर? फार्मर्स के ऊपर, कह लो लैंड के ऊपर लगा दिए थे। क्यों? क्योंकि उनको रेवेन्यू चाहिए था, और फोकस इनका ज़्यादातर किस पे था? अपने रेवेन्यू पे। इस पे नहीं था कि इनको फार्मर की ज़िंदगियों को कुछ अच्छा करना है, ऐसा कुछ इनका ध्यान नहीं था। इनको बस अपना रेवेन्यू कमाना है। क्रिटिसिज्म क्या निकल के आया? बहुत से इंडियन इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि फिस्कल सिस्टम ने कॉलोनियल इंटरेस्ट को ही सर्व करा मोर देन द इंडियन डेवलपमेंट। इंडिया की डेवलपमेंट इतनी कोई नहीं करी उन लोगों ने, उनका ज़्यादा किस पे फोकस था? सर्व करने पे अपने खुद के इंटरेस्ट का। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। ठीक है, कॉलोनियल स्टेट का क्या रोल था? कॉलोनियल स्टेट क्या है? कॉलोनियल स्टेट इज़ अ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय फॉरेन पावर। कॉलोनियल स्टेट एक ऐसी सरकार है जिसको जो कंट्रोल करती है वो बाहर विदेशी पावर, मतलब कोई विदेशी जो ताकत है उसका यहाँ पे कंट्रोल होता है, उसका यहाँ पे शासन होता है, उनका कहीं ना कहीं कंट्रोल रहता है। उसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनियल स्टेट। ठीक है, इंडिया के केस में क्या है? ब्रिटेन जो है उसने इंडिया को गवर्न करी थी। इंडिया पे किसका राज था? कहीं ना कहीं ब्रिटेन का चल रहा था। तो मेन फंक्शंस क्या निकल के आते हैं इसके कॉलोनियल स्टेट के? पहला तो रिवेन्यू कलेक्शन, ये टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, जैसे कि पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ट्रेड को सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं गुड्स की मूवमेंट को। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कि रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स। डिबेट क्या निकल के आई? कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि कॉलोनियल स्टेट ने इंस्टीट्यूशंस को मॉडर्नाइज करा। ठीक है, और अदर आर्ग्यू क्या करते हैं कि इनका जो प्राइमरली इन्होंने क्या काम करा है? सिर्फ अपने ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करा है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या है? अ प्लेस और सिस्टम वेयर मनी इज़ बोरोड, लेंड, इन्वेस्टेड और एक्सचेंज। एक ऐसी जगह जहाँ पे, और या फिर ऐसा सिस्टम जहाँ पे पैसे को हम क्या करते हैं? कर्जे पे लेते हैं, उसको किसी को देते हैं, इन्वेस्ट करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि बैंक्स हो गए, स्टॉक मार्केट्स हो गई, क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो ब्रिटिश रूल से पहले क्या होता था? फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एग्जिस्ट करती थी मर्चेंट्स के थ्रू, मनी लेंडर्स के थ्रू, इंडिजिनस बैंकर्स के थ्रू। पर कॉलोनियल रूल के टाइम क्या हुआ?
फाइनेंशियल मार्केट्स बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड, फाइनेंशियल मार्केट्स जो थी वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो चुकी थी, न्यू इंस्टीट्यूशन आ चुके थे. हाउएवर मेनी सर्विसेज मेनली बेनिफिटेड ट्रेड एंड कॉलोनियल बिजनेस इंटरेस्ट. पर उस टाइम पे जितनी ज़्यादा सर्विसेज जो थी उन्होंने सिर्फ ट्रेड, व्यापार और कॉलोनियल बिजनेस के इंटरेस्ट को ही फेवर किया. नेक्स्ट है इंडिजिनस बैंकर्स. दिस इज ऑफन आस्क्ड, हु वर इंडिजिनस बैंकर्स? ट्रेडिशनल इंडियन बैंक्स एंड बैंकर्स एंड फाइनेंशियरीज. इंडिजिनस इंडिजिनस बैंकर्स, तो इंडियन बैंकर्स कह लो. तो ट्रेडिशनल जो पहले के इंडियन बैंकर्स और फाइनेंशियरीज थे उनको हम इंडिजिनस बैंकर्स कहते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल पे आप कह लो साहूकार्स हो गए, श्रॉफ्स हो गए, चेतियार्स हो गए. ये क्या हमें प्रोवाइड करते थे? ये लोन प्रोवाइड करते थे, क्रेडिट देते थे, मनी ट्रांसफ़र करते थे. इम्पॉर्टेंस क्या है? बिफोर मॉडर्न बैंक्स एक्सपैंडेड, दीज बैंकर्स प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर. मॉडर्न बैंक्स का जब एक्सपेंशन हुआ उससे पहले क्या था? ये बैंकर्स थे जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे व्यापार में और खेती बाड़ी में. लिमिटेशंस क्या निकल के आई? इंटरेस्ट रेट कुड समटाइम्स भी वेरी हाई, बट कभी कभी हो सकता है कि जो इनके इंटरेस्ट रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हों. बहुत से फार्मर्स जो हैं इनके ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे. तो अगर हम समझें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत थी, ठीक है. उन्होंने टैक्सेस कलेक्ट करें, उन्होंने फिस्कल सिस्टम बनाया, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी पे ज़्यादा पैसा खर्च करा, पब्लिक फाइनेंस को कंट्रोल कर लिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक्सपैंड कर दिया. ट्रेडिशनल बैंकर्स जो थे उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने के लिए कहीं ना कहीं कंटिन्यू करा. पब्लिक फाइनेंस क्या है? गवर्नमेंट रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर. फिस्कल सिस्टम क्या है? टैक्सेशन एंड स्पेंडिंग पॉलिसीज. सो नेक्स्ट टॉपिक है करेंसी एंड मॉनेटरी सिस्टम. पहली बात तो करेंसी क्या होती है? करेंसी इज़ द मनी यूज्ड फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज. जब आपको कोई भी सामान खरीदना होता है या आपको कोई भी सर्विस की ज़रूरत होती है, कोई आपको काम करवाना है, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है. और पैसा ही क्या होता है? हमारी करेंसी होती है, ठीक है. जैसे कि हमारे पास रुपी है, कॉइन्स है, नोट्स है, ये क्या है? करेंसी है. इसके बगैर क्या आपको सर्विसेज या गुड्स मिल सकते हैं? नहीं. मॉनेटरी सिस्टम क्या होता है? मॉनेटरी सिस्टम रेफर्स टू द सिस्टम थ्रू विच मनी इज इशूड, सर्कुलेटेड एंड रेगुलेटेड इन एन इकोनॉमी. एक इकोनॉमी के अंदर जब पैसा इशू किया जाता है, सर्कुलेट होता है, रेगुलेट होता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं मॉनेटरी सिस्टम. सिंपली अगर मैं बात करूं, इट इज़ द वे अ कंट्री मैनेजेस इट्स मनी. ये वो तरीका है जिस तरीके से एक कंट्री जो है, एक देश जो है, अपने पैसे को मैनेज करता है. ब्रिटिश रूल से पहले डिफरेंट रीजन्स ऑफन यूज डिफरेंट कॉइन्स. ब्रिटिश रूल आने से पहले अलग अलग जो रीजन्स थे, अलग अलग पार्ट्स थे इंडिया के, उनके पास अलग अलग कॉइन्स हुआ करते थे. वो अलग अलग कॉइन्स का इस्तेमाल करते थे. दिस समटाइम्स क्रिएटेड डिफ़िकल्टीज़ इन ट्रेड. और इसकी वजह से कभी कभी क्या होता था, जब व्यापार करते थे तो उसमें बहुत दिक्कतें आती थी. ब्रिटिश रूल के अंदर क्या हुआ? ब्रिटिश ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड अ मोर यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम. ब्रिटिश ने धीरे धीरे क्या एक इंट्रोड्यूस करा, टाइम के बाद एक यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा, जिसकी वजह से जो व्यापार था वो इजी हो गया, टैक्स कलेक्शन भी बहुत इजी हो गया और एडमिनिस्ट्रेशन भी, सब चीज़ें इजी हो गई. ये इम्पॉर्टेंट क्यों था? एक कॉमन करेंसी ने हेल्प करा कनेक्ट करने में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया इनटू वन इकोनॉमिक सिस्टम. एक कॉमन करेंसी ने हेल्प करी कि जो अलग अलग पार्ट्स हैं इंडिया के, उसको कनेक्ट करा जाए एक इकोनॉमिक सिस्टम में. हाउएवर इट वाज आल्सो यूजफुल फॉर कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड. उनका जो अपना पर्पस था वो भी कहीं ना कहीं से फुलफिल हो रहा था, वो भी इसके लिए भी ये यूज़फुल था. सेकेंड है बैंकिंग डेवलपमेंट. Why are banks important? Banks accept deposits, give loans, facilitate trade, support investment. बैंक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि वही हैं जो आपके डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, लोन्स देते हैं, ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं और इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करते हैं. अर्ली कॉलोनियल बैंकिंग. मॉडर्न बैंकिंग डेवलप ग्रेजुअली ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल्स. ब्रिटिश रूल के टाइम क्या हुआ, जो मॉडर्न बैंकिंग थी वो धीरे धीरे जो हो गई थी, डेवलप हो गई थी. सम इम्पॉर्टेंट बैंक्स वर इस्टेब्लिश्ड. कुछ इम्पॉर्टेंट बैंक्स भी आ चुके थे. एग्जाम्पल इंक्लूड दी प्रेसिडेंसी बैंक.
एग्जाम्पल में क्या हम इंक्लूड करते हैं, प्रेसिडेंसी बैंक्स को। लेटर दीज डेवलपमेंट्स कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग, और एक बाद में क्या हुआ, इन डेवलपमेंट्स ने ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग की ग्रोथ में काफ़ी कंट्रीब्यूशन करा। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? इनिशियली स्टार्टिंग में जो बैंकिंग ने मेनली किसको सपोर्ट किया था, व्यापार को किया था, जो भी बिजनेस में काम होते हैं उनको किया था, और कॉलोनियल कमर्शियल इंटरेस्ट को किया था। इसके लिमिटेशंस क्या निकल के आते हैं, बहुत से जो किसान हैं वो अभी भी मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट है और इंडिजिनस बैंकर्स पे डिपेंडेंट है रैदर देन मॉडर्न बैंक्स। तो मॉडर्न बैंकिंग एक्सपैंडेड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल बट इट्स बेनिफिट वर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। मॉडर्न बैंकिंग जो है कॉलोनियल रूल के टाइम पे एक्सपैंड तो हुए थे, पर इनके जो बेनिफिट्स थे वो डिस्ट्रीब्यूट अच्छे अनइवनली हुए थे, सही तरीके से नहीं हुए थे, उतने उसमें नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। अब है एक्सचेंज रेट इश्यूज। दिस साउंड्स डिफिकल्ट बट इट्स वेरी सिंपल। सो एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब है द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी कंपेयर्ड विद अनदर कंट्रीज करेंसी। मतलब एक कंट्री की जो करेंसी है, जब हम उसको कंपेयर करते हैं, उसको देखते हैं दूसरे कंट्री के करेंसी के कंपैरिजन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट। ठीक है, मतलब हाउ मैनी रुपीज़ इक्वल 1 पाउंड स्टर्लिंग। अगर हमें एक 1 पाउंड चाहिए उसके लिए हमें कितने रुपीज़ की ज़रूरत होगी इक्वल करने के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ करता था? क्योंकि ब्रिटेन और इंडिया जो है वो क्लोजली कनेक्टेड थे इकोनॉमिकली, पैसों के उसमें। ट्रेड एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड एक्सचेंज बिटवीन इंडियन रुपी एंड ब्रिटिश पाउंड। और ट्रेड, जब व्यापार करना था और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी उसके लिए हमें एक एक्सचेंज सिस्टम, एक्सचेंज जो होता था वो रिक्वायर्ड होता था। किसके बीच में? इंडिया के रुपी में और ब्रिटिश के पाउंड में। प्रॉब्लम्स क्या आई? चेंज इज इन एक्सचेंज रेट अफेक्टेड ट्रेड, गवर्नमेंट पेमेंट्स, बिजनेस प्रॉफिट्स। जो एक्सचेंज रेट्स के अंदर चेंजेस थे उसकी वजह से व्यापार में, सरकार की पेमेंट्स में और बिजनेस में जो मुनाफा होता है उसमें बहुत दिक्कतें आने लग जाती थी। जैसे कि अगर रुपी जो है वो वीकर हो गया तो इम्पोर्ट्स जो हैं वो और एक्सपेंसिव हो सकते हैं। ठीक है, और अगर ये स्ट्रॉन्गर हो गया तो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कंपेटिटिव कम होंगे। ठीक है, तो एक्सचेंज रेट क्या है? प्राइस है एक करेंसी का इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। नेक्स्ट टॉपिक है रेलवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। रेलवेज अंडर ब्रिटिश रूल। रेलवेज वर वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन कॉलोनियल इंडिया। अगर मैं बात करूँ ना कि ब्रिटिश जब आए थे उस टाइम पे सबसे बड़ा उन्होंने क्या काम किया था, सबसे बड़ा चीज़ जो उस टाइम पे हुई थी, सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो हुए थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे अगर बात करूँ, अगर डेवलपमेंट हुई थी या कुछ काम कराया था इंडिया में, तो वो थी रेलवे। जो हम ट्रेन से जाते हैं ना अभी भी, वो कौन लेके आया था? ब्रिटिशर्स लेके आए थे। द ब्रिटिश बिल्ट थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स। जो मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स में एक ट्रैक बनाया रेलवे का, वो किसने बनाया? ब्रिटिशर्स ने बनाया। ये रेलवेज बनाई क्यों गई थी? क्योंकि बहुत से लोग क्या सोचते थे, फॉर इंडियाज़ डेवलपमेंट। लोगों ने सोचा कि इंडिया को डेवलप करने के लिए, बट ये एक आधा सच है। हिस्टोरियंस क्या कहते हैं? रेलवे सर्व सेवरल कॉलोनियल पर्पसेस। उनके जो अपने खुद के पर्पसेस थे वो बहुत से ज़्यादा सिर्फ रेलवे से ही पूरे हो सकते थे। जैसे कि रॉ मटेरियल्स को इधर से उधर करना, कॉटन, जूट, टी और अदर गुड्स जो थे वो पोर्ट्स तक जल्दी नहीं पहुंच सकते थे। अब वो थोड़ी बैलगाड़ी से लेके जाएंगे, तो उनको क्या चाहिए था? रेलवे चाहिए थी। मार्केट्स को एक्सपैंड करना था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कुड बी सोल्ड थ्रू आउट इंडिया। पूरे इंडिया में अगर आपको सामान बेचना है तो उसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं रेलवे बनाई, ताकि उनका जो सामान है जो उनके ब्रिटेन में बना है वो पूरी इंडिया में बिक सके। मिलिट्री कंट्रोल, ट्रूप्स जो हैं वो रैपिडली बहुत जल्दी इधर उधर मूव कर सके। अब रेलवेज फाइनेंस कैसे होती थी? तो गारंटेड सिस्टम। ब्रिटिश इन्वेस्टर्स प्रोवाइडेड कैपिटल फॉर रेलवे कंपनीज। ब्रिटिश इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने रेलवे कंपनीज के लिए कैपिटल प्रोवाइड करी थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट गारंटेड अ फिक्स्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने गारंटी क्या की थी कि उनके इन्वेस्टमेंट पे एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, इमेजिन करो एक ब्रिटिश इन्वेस्टर 100 रुपये इन्वेस्ट करता है, गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है कि अगर आपको प्रॉफिट्स कम भी हुए ना तो आप फिर भी आपको एक फिक्स्ड रिटर्न देंगे, चाहे अगर आपके प्रॉफिट्स कम हो हम आपको पैसे ज़रूर देंगे। तो इससे क्या हुआ, इन्वेस्टर्स को क्या हुआ, उनका रिस्क भी ज़्यादा नहीं हुआ, उनको रिस्क भी कम लेना पड़ा। क्रिटिसिज्म क्या निकल के आता है, बहुत से हिस्टोरियंस कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, फाइनेंशियल बर्डन ऑफन फेल ऑन इंडिया, और फाइनेंशियल बर्डन जो था वो कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर ही आके पड़ा। इसलिए रेलवे फाइनेंसिंग जो है कभी कभी ब्रिटिश कैपिटल में फेवर करी जाती है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा कॉलोनियल फाइनेंशियल पॉलिसीज़ का, तो देखो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए जैसे बैंकिंग, रेलवेज, यूनिफॉर्म करेंसी, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, दीज लेटर हेल्प इंडिपेंडेंट इंडिया, और बाद में इन चीज़ों ने इंडिपेंडेंट इंडिया में हेल्प भी करी। पर नेगेटिव इफेक्ट्स क्या हुए, हाउएवर पॉलिसीज़ मेनली सर्व्ड कॉलोनियल इंटरेस्ट, जो पॉलिसीज़ बनती थी वो ज़्यादातर कॉलोनियल के लोगों इंटरेस्ट के लिए ही होती थी। वेल्थ जो है वो इंडिया से बाहर चली जाती थी, एग्रीकल्चर तो हमेशा वीक ही रहा और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत कम था। तो colonial financial institutions introduced modernization in some areas, but their primary objective was supporting British economic and administrative interests rather than India's overall development. सो क्या है, ब्रिटिश को एक ऑर्गेनाइज सिस्टम की ज़रूरत थी इंडिया को गवर्न करने के लिए। उन्होंने पब्लिक फाइनेंस और टैक्सेशन डेवलप किया, उन्होंने फिस्कल सिस्टम बनाया, उन्होंने बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक्सपैंड किया, उन्होंने और यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम लेके आए, उन्होंने एक्सचेंज रेट्स जो है मैनेज करे ब्रिटेन के बीच के साथ, और रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया। ये सिस्टम ने मॉडर्नाइज करा इकोनॉमी के पार्ट को, पर लार्जली उनका जो सर्व करने का एक पोर्शन था वो कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव्स का ही था। ठीक है, सो बाय दिस वी हैव completed our unit number 4 and I hope you like this video. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye.